तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, इसमें क्या है पहले समझते हैं वर्क। तो वर्क क्या है, जैसे कोई बॉडी है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने पे ये बॉडी मूव करी, डिस्प्लेस हुई, ठीक है ना। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में हम्म। ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वर्क डन हुआ। अगर ये बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पे हम्म। थी और वो डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाती है एस डिस्टेंस हम्म। से, तो हम ये देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये निकालेंगे कितना है। इसी को कहेंगे हम हम्म। डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ओके। इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब भी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, तो हम कहते हैं वर्क। और मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है वर्क का एफ एस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स। सो अगर हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एस ऐसे हो रहा है थीटा एंगल पे, हम्म। तो अगर हम हम्म। इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो एस कॉस तो थीटा आएगा। इन cos थीटा हो जाएगा। अब तो वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स है, तो एफ इंटू एस हम्म। कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ एफ एस कॉस थीटा। चाहो तो ऐसे भी लिख हम्म। सकते थे कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, एफ वेक्टर, हम्म। बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई एस वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल हम्म। थीटा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट, हम्म। मतलब क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको हम्म। हम एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओके। कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो उस हिसाब से वर्क का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन ये फार्मूला तब होगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा। हाँ हाँ, अभी उसके बारे में बात करेंगे, कांस्टेंट फोर्स और नॉन कांस्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बाकी इसकी एसआई यूनिट सिंपल है, फोर्स की होती है न्यूटन, जूल। है ना, और एस न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर को ही न्यूटन जूल मीटर। कहते हैं, ठीक है। अच्छा अमन, हाँ जैसे एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर या जूल एक दोनों ही में बात, से कोई डिफरेंस है कि एक ही नहीं कोई बात है? डिफरेंस नहीं है, न्यूटन मीटर का ही नाम है वन जूल, ठीक है। अच्छा न्यूटन एसआई यूनिट होता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। न्यूटन का मतलब ठीक। क्या है, न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये पूरा एसआई यूनिट ही तो हम्म। है, ठीक है। ठीक। ओके, तो ये हो जाता है। बाकी सीजीएस यूनिट वर्क की क्या है, सीजीएस यूनिट हो डाइन जाएगी सॉरी, मैं अर्क्स, डाइनो फोर्स को बोल रहा था। अर्क्स हो जाएगी, है ना। अर्क का हाँ। मतलब है वन, अर्क का मतलब होता है 1 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। हम्म। तो डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट है, तो ये पूरा जो है और अगर अर्ग हो जाएगा। और 1 अर्ग में 10⁻⁷ जूल्स होते हैं, जूल। ठीक है, ये रिलेशन है। ओके ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी देखो, पॉजिटिव वर्क और और नेगेटिव पर। नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो अगर हम मैथमेटिकली सोचें, तो अगर थीटा हमारा जीरो जीरो से से 90। 90 के बीच में है, 90 डिग्री नहीं, तो ठीक है, तो वर्क जो 90 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। और फिजिकली हम सोचे तो वर्क डन बाई, जैसे हम अगर वर्क कर रहे हैं हमारे हम्म। रिस्पेक्ट में, हम अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो पॉजिटिव वर्क होगा, हम्म। है ना। लेकिन अगर हम अपने रिस्पेक्ट में हमारे ऊपर वर्क किया जा रहा होगा तो वो नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है ना। तो वर्क, हम्म। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है वर्क डन बाई द, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाय द पर्सन, मतलब यहाँ पे पर्सन कौन हो सकता है, ये पर्सन ऑब्जर्वर हो सकता है। ओके। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे वर्क के बाद हम एनर्जी पढ़ेंगे, तो एनर्जी क्या होता है, हम्म। वर्क और एनर्जी, हम्म। हम लोग बार बार एक ही कहते हैं कि नहीं वर्क और एनर्जी तो एक ही चीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क है, हाँ। कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। ओके। हम इसको अगर बिल्कुल लेम लैंग्वेज में लिखें, तो एनर्जी समझो हमारा है बैंक सेविंग, ठीक है ना, और वर्क हमारा है ट्रांजैक्शन, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन तभी कर पाएंगे जब हमारे बैंक में सेविंग होगी, ठीक है। ओके। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम वर्क करोगे
पॉजिटिव वर्क मतलब हम्म, तुमने कोई पॉजिटिव ट्रांजेक्शन किया, यानी किसी को पैसे दिए, तो तुम्हारा अकाउंट क्या हो हम्म, जाएगा, डिक्रीज हो खाली। जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम्म, बैंक से पैसे कम होंगे। और नेगेटिव वर्क हम्म, का मतलब क्या है, तुम्हारे ऊपर वर्क किया गया, हम्म, है ना, यानी किसी और का खर्चा हुआ, तो हम्म, तुम्हारा तुम्हारा बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। हम्म, समझ रहे हो, पॉजिटिव वर्क से हम्म, क्या होता है, पॉजिटिव वर्क से एनर्जी घटती है, ठीक है ना, हाँ, पॉजिटिव वर्क से जो इंसान वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी घटेगी। हम्म, नेगेटिव वर्क जब उस पर वर्क किया जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। बढ़ेगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी मतलब, अब देखो जो सेविंग है वो भी पैसा ही है, बस वो क्या है, हम्म, स्टोर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। हम्म, हम्म, ठीक है, वो ऐसे आप कह सकते हो कि अगर पैसे का कोई और यूज ना होता खर्चा करने के अलावा, या पैसे से पैसा कमाने के अलावा, तो पैसे की कोई वैल्यू हम्म, थोड़ी ना रह जाती, ठीक है। हम्म, वैसे ही अगर हम एनर्जी से वर्क करते हैं तो वर्क समझो एक तरीके का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। हम्म, अब हम वर्क तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एनर्जी हो, इसीलिए एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। हाँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म ऑफ वर्क ही है जो स्टोर्ड फॉर्म में है हमारे पास। बात समझ आ ओके। गई। तो हम्म, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क को समझने के लिए हम ये इतना हम समझाना चाहते हैं कि कौन वर्क कर रहा है। अब देखो जैसे हम वर्क कर रहे हैं, तो हम जब वर्क करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो हम्म, जाहिर सी बात है हमने अपनी एनर्जी उस बॉडी को दे दी, है ना, ट्रांजेक्शन की तरह सोचो, हमने अपना पैसा उसको दे दिया, तो हमारा एनर्जी कम हो गया लेकिन उसका एनर्जी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो जब ए वर्क करेगा बी पे, तो ए के लिए हम्म, वर्क पॉजिटिव होगा लेकिन बी के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। नेगेटिव। यानी सेम वर्क पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, ऐसा नहीं है कि किसी वर्क पे कोई लेबल लगा हुआ है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। डिपेंड करता है कि कौन यहाँ पे पर्सन, ये कौन ऑब्जर्वर है। अगर ए कर रहा है बी पे, तो ए के रिस्पेक्ट में ए का वर्क पॉजिटिव है, बी के रिस्पेक्ट में वही वर्क क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव। तो रिस्पेक्ट का याद रखना है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। हम्म, बाकी मतलब अगर आप मैथमेटिकली सोचो तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 से 90 के बीच में है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर जो ये एंगल है वो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा तो यही वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और ओके। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक डंबल है या कोई वेट हम्म, है, इस वेट को हम्म, तुम उठाना चाहते हो, तो तुम इसको हम्म, उठाने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे, ऊपर की अपवर्ड। डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट भी हम्म, किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ऊपर की डायरेक्शन में। तरफ। यानी कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये वर्क हुआ, तुमने ये वर्क हम्म, पॉजिटिव किया, ठीक है ना, तो हम्म, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, होगा ना। हम्म, हम्म, लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में सोचे जो कि नीचे की ओर लग रहा होगा, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर की ओर, तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में ये वर्क क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव हुआ। अब जिसके रिस्पेक्ट में वर्क अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन। होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। हम्म, तो हम जानते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे इस बॉडी को नीचे से ऊपर ले गए तो ऊपर आके क्या होगी, इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी एनर्जी के बढ़ साथ गई, उसी को हम बाद में क्या नाम दे देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है। तो इस तरीके से वर्क और एनर्जी बिल्कुल बैंक और ट्रांजेक्शन की तरह रिलेटेड है। आगे बात करते हैं। अगली चीज है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होगा, जीरो वर्क का सिंपल सा केस है जब थीटा 90 डिग्री हो, पहला, हम्म, ठीक है। मतलब कई हम्म, सारे केसेस है थीटा जैसे 90, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यूसीएम कर रही है, ठीक है। हम्म, तो किसी भी इंस्टेंट उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और उस पर हम्म, लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। हम्म, तो अगर हम वर्क बाई एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स से वर्क निकालें तो वो वर्क कितना आएगा, तो वो वर्क आएगा जीरो। जीरो, ठीक है। यानी अगर थीटा ठीक है, 90 डिग्री एंगल है तो वर्क डन जीरो आएगा, ठीक है। जीरो आएगा। इसका एक एग्जाम्पल है यूसीएम का, दूसरा एग्जाम्पल है हम्म, कुली वाला। मान लेते हैं एक कुली हम्म, है, ठीक है ना, और वो अपने सर पे जो है कुछ वेट लेके जा रहा है, ठीक है। हम्म, तो जब ये कुली आगे की ओर चलेगा तो उसका हम्म, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। हाँ, अब उसने जो अपने सर पे वेट ले रखा है उस वेट की वैल्यू नीचे की ओर लग रही होगी, हम्म, जिसकी वजह से उसे अपने हाथों से जो फोर्स लगाना पड़ रहा होगा वो ऊपर लगाना वो पड़ रहा ऊपर की होगा। तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो वर्टन क्या है, जीरो। लेकिन अगर जीरो। वर्टन जीरो है तो पुली पैसा भी तो लेता है, किस बात का लेता है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ वो केसेस नीचे हैं। से ऊपर उठाने के लिए। नहीं, नीचे से ऊपर उठाने के लिए नहीं, यहाँ पे समझते हैं। हम्म, हम्म, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हम कहें वर्क डन बाई पुली
यहाँ पे mg लिख देते हैं, नहीं तो w से। तो वर्क डन बाई पुली, पुली, वर्क डन बाई पुली अगर हम निकालें इन कैरिंग वेट, या वेट कैरी करने में, ठीक है ना, तो वेट कैरी करने में तो इसे फोर्स वर्क जीरो लगना पड़ रहा है। लेकिन सोचो जब ये वेट को कैरी कर रहा है तो इसकी बॉडी का और वेट का दोनों को मिला के इस पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स क्या होगा, क्या रिएक्शन फोर्स, इसका खुद का वेट मान लो डब्ल्यू डैश है, तो इस पे जो रिएक्शन लग रहा होगा वो क्या डब्ल्यू डैश प्लस एम जी नहीं होगा, बोलो। डब्ल्यू डैश डब्ल्यू, यानी कि आपका जो वेट उसने उठाया उसकी वजह से उसको उसको अर्थ से ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है ना, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा उसके पैरों पे, बताओ। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कौन होता है, म्यू आर होता है, तो ये होगा म्यू टाइम्स डब्ल्यू डैश प्लस एम जी होगा। अब जब ये आगे चलेगा तो हमने बताया था फ्रिक्शन भी आगे की ओर लगेगा, तो उसको अब फ्रिक्शन फोर्स भी तो एक फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो अगर हम पूछे वर्क डन बाई कुली तो अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कितना होगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो इसे वर्क करना पड़ेगा, तो वो जो है होगा एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो एस होगा ना, और एफ आर में म्यू डब्ल्यू डैश प्लस एम जी आ रहा है इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कॉस जीरो ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो वर्क कर रहा है इसमें तुम्हारे वेट का रोल है कि नहीं है, बिल्कुल, इसलिए पैसा देना होता है, ठीक है। तो अब ये बात है, बस ये पुलिस समझा नहीं पाएगा, हाँ तुम समझा नहीं पाएगा, लेकिन देखो एक्चुअल में होता ये है कि ट्वेल्थ में हम लोग ये, ट्वेल्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में ये एग्जाम्पल बिल्कुल दिमाग में बैठा लेते हैं कि वर्क डन बाई पुलिस जीरो, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा भी चेंज करके आए तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो वर्क डन बाई दैट पार्ट इज नॉट जीरो, ठीक है ना। तीसरे पार्ट में अगर कुली किसी वेट को किसी सीढ़ी पे चढ़ा के बस के ऊपर रख रहा है तब तो उसे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर करना पड़ेगा और फोर्स तो ऊपर की ओर वो लगा ही रहा था। इस केस में जो वर्क डन होगा ना वो mgh होगा, मतलब mgh है ना, पोटेंशियल, क्योंकि h हाइट चल रहा है मान लो ऊपर जा रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और मान लो आपका जो भी चीज है सूटकेस वगैरह उसका मास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी टेंथ में पूछ लेते, तो इसमें वर्क डन जीरो नहीं होता, इसमें वर्क डन जीरो होता है, सॉरी इस पहले केस में। लेकिन अगर फ्रिक्शन वाला पूछ ले तो हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन के केस में वर्क डन जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कौन से फोर्स से वर्क डन पूछ रहा है, हमेशा ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि जैसे सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो होता है, ऐसा नहीं है। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स से वर्क डन जीरो होता है। मान लो कोई और फोर्स भी काम कर रहा हो, ठीक है, मान लो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जगह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो एक और फोर्स लग रहा होगा जो इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, उस फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो पहला केस याद रखना है थीटा 90 डिग्री का। सेकंड केस बताते हैं। तो पहली कंडीशन थी कि थीटा 90 डिग्री हो, दूसरी कंडीशन है फोर्स ही जीरो हो। तो अगर फोर्स ही जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, एक्सेशन जीरो है, तो फोर्स भी जीरो है, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, क्लियर है। और थर्ड है कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल, अगर किसी बॉल पे हम फोर्स लगा के उसको धक्का दें, है ना, तो बॉल मूव नहीं करेगी, है ना, लेकिन वर्क डन जीरो हो जाएगा। अभी मान लो कोई कहे कि वर्क डन जीरो हो जाता है तभी हमको थकान महसूस होती है, टायर्ड, एनर्जी तो मेरी लॉस हो गई, ऐसा क्यों है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम फोर्स लगाते हैं बॉल पे, ठीक है, तो जो हम फोर्स लगा रहे थे उसकी वजह से जो रिएक्शन हमारी बोन्स में क्रिएट हो रहा होता है। अब भले बॉल ना मूव कर रही हो लेकिन हमारी बॉडी हल्का हल्का मूव करती है, हमारे यहाँ के जॉइंट्स हल्का हल्का मूव करते हैं ना। तो उस डिस्प्लेसमेंट और उस फोर्स की वजह से जो वर्क होता है उसकी वजह से ही मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो सब होता है ना, तो वहां भी एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी वहां पे वर्क हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी में लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें वर्क, मतलब जैसे मान लो हम कोई भारी सी चीज पकड़े ऐसे खड़े रहे
अब हम इसको लिए खड़े हैं, उसका वेट है, लेकिन हमारी एनर्जी क्यों लॉस हो रही है? हम भले ही वर्क नहीं कर रहे क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, लेकिन हम फोर्स लगाए हुए हैं, और उस फोर्स लगाए हुए होने की वजह से जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ना, इसलिए ऐसा क्योंकि होगा। उसको होल्ड करने के लिए हम्म। हम्म। वरना अगर छूट जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तीन केसेस तो है ही है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो वाई टर्न जीरो होगा, फोर्स जीरो हो तो वाई टर्न जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो भी वाई टर्न जीरो होगा। लेकिन एक हम्म, और केस है कि अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर हमारा फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव तो उस केस में क्लोज्ड पाथ में वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है कि जीरो बटन की, कि अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्लोज पाथ में वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है कोलम्बियन फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कोलम्बियन फोर्स, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों की वजह से जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में वो जीरो रहता है। जीरो। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, डिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जाना है मुझे, तो चाहे हम ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, तीनों केस में वर्क क्या होंगे, सेम होंगे। एक और सेम एग्जांपल हो। है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मान लेते हैं एच हाइट पे मुझे जाना है। अब उस एच हाइट पे जाने के लिए चाहे हम ऐसे किसी स्लोप से जाएं, चाहे हम इसी एच हाइट पे जाने के लिए सीढ़ियां इस्तेमाल करें और फिर यहाँ पहुंचे, हम्म। ठीक है, और चाहे हम यहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई हो उसको पकड़ के चढ़ के जाए, कैसे भी जाए, अगर हम एच हाइट ऊपर जा रहे हैं तो वर्टन हमारा हर केस में क्या होगा, सेम होगा। सेम ही आएगा। अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेन याद रखना है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के जाने में आपको कम थकान महसूस होगी, लेकिन अगर यहाँ पे रस्सी लटकी हो, रस्सी को पकड़ के चढ़ के जाना हो तो ज्यादा थकान महसूस होगी, क्योंकि इसका मतलब है ज्यादा वर्क इस केस में हुआ। लेकिन यहाँ पे वर्क सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि यहाँ पे आपको और भी फोर्सेस को देखना पड़ा ना भाई, आपको पूरा वेट फ्रिक्शन फोर्स की मदद से ऊपर चढ़ाना पड़ा, ठीक है। हम्म। और जो है यहाँ पे फोर्स मतलब एक और लगाना पड़ा आपको बॉडी को होल्ड रखने के लिए, फिर आप धीरे धीरे ऊपर राइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉडी को होल्ड रखने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में तीनों में वर्टन सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि वर्टन जब भी निकालना है तो कौन सा फोर्स की बात कर रहा है उसको नहीं भूलना है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन हम्म। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्टन जो होता है एफ डॉट डी एस से निकालेंगे, ठीक है ना, वो हम्म। डिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा, हाँ। ऑफ पाथ है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हम्म। और इसलिए क्लोज्ड पाथ पे जो वर्टन आएगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा। पीछे कंजर्वेटिव फोर्स में ये जीरो होता है, ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है फ्रिक्शन फोर्स, हम्म। विस्कस फोर्स, ठीक है ना, हम्म। ठीक है। और एक चीज और है, और ड्रैग हम्म। फोर्स, ठीक है ना। हम्म। तो जो विस्कस फोर्स और जो ड्रैग फोर्स होते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन हम्म। नहीं, फ्रिक्शन तो पीछे पढ़ ही लिया हमने, ठीक है। हाँ, तो ये एक जैसा ही लगता है। हाँ, ये एक जैसे ही होते हैं एक्चुअल में। विस्कस फोर्स हम लिक्विड के लिए बात करते हैं, ड्रैग फोर्स हम एयर हम्म। के लिए बात करते हैं, वो भी एक तरीके हम्म। का विस्कस फोर्स ही है, ठीक है। हम्म। ये ज्यादातर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। हम्म। तुम अगर हवा में खड़े हो, मान लो बहुत तेज हवा चल रही हो, तुम सिर्फ खड़े हो तो तुम्हें कोई खास फोर्स महसूस नहीं होगा। लेकिन हम्म। जब तुम चलना शुरू करोगे तो तुम जितनी हम्म। तेज चलोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें मतलब वर्क करना हाँ। पड़ेगा, उतना क्योंकि जो है फोर्स वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है ना। हम्म। मोस्टली ड्रैग फोर्स जो होते हैं वो फोर्स वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि इफ ए फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी देन द वर्क हम्म। डन बाय दैट फोर्स इन क्लोज पाथ विल बी। तो आप समझ जाओ कि ये हाँ, फोर्स good। नॉन कंजर्वेटिव है और क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हो ठीक। ही जाएगा अमन। वैसे ना हाँ। स्टेशन वाला लगा देंगे, जी M1 M2 अपन R स्क्वायर वाला, ठीक। उसके बाद आर डी
आर को इंटीग्रेट कर देंगे डी आर के रिस्पेक्ट में, हम्म। और उसके बाद से फिर लिमिट लगा देंगे। ठीक, सही बता रही हूँ, फिर भी हम करके दिखा देते हैं फॉर, है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन में एक आ गया है कि दो मासेस हैं, एक मास एम है और एक मास एक और है एम, दोनों मास सेम है और दोनों आर डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको करीब लाना है ताकि डिस्टेंस आर बाई टू रहे, हो जाए। तो ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो पहला मास है वो मान लेते हैं रेस्ट पे ही है यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले को पहले आर पे रखा था ना, अब इसको हम मूव करके लाएंगे यहाँ आर बाई टू पे। ठीक है, मान लेते हैं इसको मूव करके ला रहे हैं। ठीक है, अब जहां पे ये पहला मास रखा है उसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये डायरेक्शन हमारी एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। बोलो, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, अब इसको हमको लेकर आना है यहाँ पे, मान लेते हैं, यानी आर बाई टू डिस्टेंस पे लाना है। अब जब हम इसे ला रहे होंगे तो किसी इंस्टेंट ये मान लेते हैं यहाँ पे था, किसी इंस्टेंट ये मान लेते हैं ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस दूरी पर था। कितनी दूरी पर था? एक्स पे। ठीक है, तो जब ये एक्स पे था उस समय इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। किस डायरेक्शन लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लेकर भी इसे इधर ही आ रहे हैं, तो जब हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे dx, तो वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx भी इसी डायरेक्शन में होगा ना। मतलब हमने क्या किया, पहले ये मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट जब हम लेकर आ रहे थे तो किसी इंस्टेंट ये x डिस्टेंस दूरी पर था, फिर हमने क्या किया, इसे dx डिस्प्लेसमेंट दिया। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क हुआ वो स्मॉल वर्टन कितना होना चाहिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। बोलो, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इतना वर्क होना चाहिए। हाँ। तो जो नेट वर्टन हो जाएगा वो इस स्मॉल वर्टन का इंटीग्रल हो जाएगा, कहां से कहां तक के, पहले अब यहाँ पे x की वैल्यू पहले r थी और अब कितनी हो गई x की वैल्यू, r बाई टू। बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा r से r बाई टू, डी डब्ल्यू की जगह आ जाएगा एफ डी एक्स कॉस जी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे r से r बाई टू, एफ की जगह हम रख देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो कि होता है जी m1 m2 यानी m स्क्वायर अपॉन, अब जिस समय हमने ये फोर्स माना है उस समय ये डी एक्स डिस्टेंस पे था ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब बस इसको सॉल्व करना है, तो जी एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, और r से r बाई टू, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लो, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा। तो वर्टन हो जाएगा जी एम स्क्वायर एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट रहेगी r से r बाई टू, तो w वर्टन हो जाएगा जी एम स्क्वायर, यहाँ माइनस वन आएगा, ये माइनस ले लो, वन अपॉन एक्स हो जाएगा r से r बाई टू तक के लिमिट्स रख लेते हैं, तो वर्टन इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर ब्रैकेट्स, r की जगह पहले r बाई टू आएगा तो टू बाई आर, बीच में माइनस, फिर वन बाई आर। देखो ये वर्टन आया माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर आया। ठीक है, वैसे तो इस काम को हम जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तो पोटेंशियल से एक लाइन में कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वर्टन बाय वेरिंग फोर्स को समझाने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पे हमने इंटीग्रल का सहारा क्यों लिया, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी क्लोज आएगी डिस्टेंस कम होगी तो उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम वर्क डायरेक्ट एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकाल सकते कि पहले कि डिस्प्लेसमेंट और आर बाई टू हुआ तो वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू आर बाई टू कर दे। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीग्रल का सहारा लिया। ठीक है, तो इंटीग्रल का सहारा जब ही लेंगे जब कोई चीज वेरी कर रही है। ठीक है, फोर्स वेरिएबल है हाँ। तब। अच्छा, एक चीज और है, देखो यहाँ पे वर्टन जो आया वो निगेटिव आया कि नहीं आया, जबकि हम स्टार्टिंग से कुछ ऐसा नहीं लेके चले थे कि वर्टन निगेटिव आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये बॉडी क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है, हमें वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, बॉडी खुद ही अट्रैक्ट होकर वहां तक पहुंच जाएगी, बस हम इसको होल्ड रखेंगे इतना कि वो बिल्कुल फ्रीली ना मूव करे, है ना। विदाउट एक्सीलरेशन। हाँ, मतलब एक्सेशन तो होगा ही, ऐसा नहीं है विदाउट एक्सेशन नहीं कह सकते, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है। बस आप ऐसे सोचो कि जैसे ये पेन ऑटोमेटिक मूव कर रहा है और आपने यहाँ पे एक हाथ लगा रखा है ताकि जो है ये मतलब बस फ्री होके ना चला जाए। फ्री होके चला जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे आर बाई टू पे आके रुकेगा नहीं, ठीक है ना, नहीं तो वो फिर बिल्कुल इसी में मिल जाएगा आके, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये रुकेगा थोड़े ना। बोलो, रुक जाएगा क्या?
क्या कह रहे हो? हो गया, अरे ये हो गया, अट्रैक्शन हो हो रहा है तो ये यहाँ पे आकर रुक थोड़े ना जाएगा, अगर यहाँ पे कोई हाँ स्टॉप ना हो तो ये गया। रुकेगा नहीं, है ना। हम्म, इससे एग्जाम्पल, इससे एक चीज याद आई हमें कि जैसे दो चार्जेस हैं, है ना। अब दो हम्म। चार्जेस को अगर तुम जैसे कोई दो चार्जेस पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव चार्ज, हम जैसे क्वेश्चन जब करते हैं तो हम ऐसे दे देते कि दो पॉजिटिव चार्ज है r/2 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। लेकिन तुम सोचो हम्म, अगर दो पॉजिटिव चार्ज को r/2 डिस्टेंस पे रखेंगे या r डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो रुके हुए थोड़े ना होंगे, वो जैसे ही रखेंगे वैसे ही मूव नहीं करने लगेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और फोर्स होता है लेकिन उसकी बात नहीं करते बस हम, क्योंकि उसको यूज नहीं करना होता। कोई ना कोई और फोर्स होगा जो दो चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज को r डिस्टेंस दूरी पे रखे हुए होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। और इसको मतलब इससे एक अब जैसे कोई कह दे कि ठीक है सर ऐसे कर लेते कि इधर पॉजिटिव बीच में निगेटिव फिर इधर पॉजिटिव कर दे, तो इधर पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होगा, इधर पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो ये सिस्टम रुका हुआ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, रहेगा कि नहीं। हम्म, लेकिन आप नहीं समझ रहे कि यहाँ पे और यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं उनको तो होल्ड करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, हम्म। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। इस पे एक थ्योरम है जो बनाई है अर्नशॉ ने। अर्नशॉ थ्योरम ये कहती है कि आप, अनसॉ। अर्नशॉ थ्योरम, ठीक है ना। अनसॉ। हाँ, अर्नशॉ थ्योरम ये कहती है कि हम्म। मतलब सिर्फ और सिर्फ अ, मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब वो फोर्स जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो जो फोर्स लगता है उसे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो। फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से हम हम्म। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते। ओके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज बना ही नहीं सकते जिसमें सिर्फ और सिर्फ चार्जेस हो और कोई फोर्स ना लग रहा हो और उन चार्जेस की मदद से जो सिस्टम हो वो हम्म। स्टेबल हो, है ना। हम्म, मोमेंटरली वो स्टेबल दिख सकता है लेकिन जैसे उसको डिस्टर्ब करेंगे वैसे ही वो स्टेबिलिटी लूज कर देगा, ठीक है ना। हम्म। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, सुना हो तो। हाँ, ठीक है, हाँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसको अगर हम डिस्टर्ब करें तो वो फिर से उसी वापस पोजीशन में आ अब जाए। वापस हम ओरिएंटेशन पे आ जाए। ठीक है, जैसे कोई बॉल पड़ी हो किसी बाउल में, ठीक है। तो हम्म। बाउल में जब वो नीचे बिल्कुल पड़ी होगी, जब हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो इधर उधर थोड़ी देर मूव करेगी फिर वापस वहीं पे आ जाएगी, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम हम्म। कहते हैं। लेकिन उसी केस में अगर बाउल उल्टा रखा हुआ हो हाँ। और बॉल उसके ऊपर रखी हुई हो तो वो भी हम्म। इक्विलिब्रियम है, लेकिन उसको डिस्टर्ब करेंगे तो बॉल इधर गिर जाएगी या उधर, हम्म। लेकिन वापस वहां हम्म। पे आके नहीं रुकेगी, है ना। वो अनस्टेबल हाँ, इक्विलिब्रियम है। तो अनशॉ थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोलम्बियन फोर्सेस हैं, यानी कि चार्जेस सिर्फ रेस्ट पे हैं, ठीक है, तो हम्म। उसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी मुझे याद आ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे मासेस रेस्ट पे हों, ठीक है, तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ बटन निकालने को कहा लेकिन ये नहीं कहा कि वर्क कौन कर रहा है। तो यहाँ हम्म। पे हमने फोर्स जो लिया वो ग्रेविटेशनल वाला लिया लिया। हाँ। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़नी चाहिए। हम्म। ठीक है, नो डाउट बढ़ी होगी। लेकिन अगर हम हम्म। कहें वर्क डन, मान लेते कोई और इंसान होता जो ऐसा कर रहा होता, ठीक है, हम्म। तो वो क्या करता, वो इस बॉडी को इधर ना जाने पाए इसको रोकने के लिए फोर्स इस डायरेक्शन लगाता लगाता ना। ओके। ठीक है, तो जब फोर्स ये वाला लेते हैं तो इनिशियली एंगल कितना लेते हैं, एंगल 180 डिग्री हो जाता वन है। एट्टी डिग्री लेते हैं ना। हाँ। तो हाँ, वन तो एट्टी डिग्री, नेगेटिव भी होगा। तो जब यहाँ वन एट्टी डिग्री लेते पहले हैं आ यहाँ रहा था। माइनस ना आता प्लस आता आता ना। तो वो हम्म। बटन कैसा होता, पॉजिटिव। यानी ऐसे सोचो कोई पॉजिटिव। चीज अट्रैक्ट हो रही है और आपने हाथ रख पकड़ के उसको रोका हुआ है, वो उधर जा रही है, हम्म। ठीक है, लेकिन आप तब हम्म। भी एक फोर्स लगाए हुए हैं थोड़ा सा ताकि जो है वो धीरे धीरे उधर जाए, है ना। तो हम्म। आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम्म। तो यहाँ देखो अब जब कुछ कहा ना जाए कि किसकी वजह से वर्क निकालना है, कौन से फोर्स, तो जैसे यहाँ कुछ नहीं कहा गया था तो हमने ये मान के चले कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा होगा और उसी का वर्क पूछ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन इस चीज का अच्छा, याद एक बात रखना बताओ है कि अमन। हाँ हम जैसे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है जो उसके अगेंस्ट अगर हम वर्क करते हैं, हाँ मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स हम पे वर्क नहीं कर रहा है, हाँ, अगर हम मैं समझ उस पे गए। काम कर रहा हूँ ठीक है, उसके अगेंस्ट में, हाँ तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो डिपेंड करता है ना। अब जैसे यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स था, ठीक है, हम्म। यहाँ भी तो कंजर्वेटिव फोर्स था, यहाँ जो टोटल वर्क डन आ रहा था वो निगेटिव आ रहा था, तो जो हम वर्क करेंगे वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक।
लेकिन अभी जैसे वेट इसी उठाना में भी उल्टा उसी के सोचो, अगेंस्ट ही ऐसे करना है। सोचो, ऐसे सोचो, हम्म जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में डंबल है, हम्म जब हम डंबल को नीचे से ऊपर ले जा रहे होंगे तो हम्म। ये बटन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ? पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि हमें फोर्स ऊपर क्यों लगाना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। हाँ। और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है तो वर्ड पॉजिटिव, लेकिन जब इसी डंबल को नीचे लेकर आएंगे तो बटन कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब हमें फोर्स भी नीचे की ओर लगाना पड़ रहा है और हम्म डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है, मतलब फोर्स हम नीचे की ओर नहीं लगा रहे, फोर्स तो हम ऊपर ही की ओर लगा रहे हैं, लेकिन मतलब उतना नहीं लगा रहे कि इस बॉडी को होल्ड रखे हुए, बस यार, है ना। हम्म। तो ये चीज है, तो डिपेंड फ्री करता है फॉल से कि बचाने के कैसे लिए आप फ्री फ्री फॉल से बचाने के लिए उस हाँ टाइम पे भी फोर्स लगा ही रहे हाँ, होते बस हैं। ये कह सकते हैं, ठीक है। हम्म तो बस ये याद रखना है कि वर्टन किसके द्वारा पूछा जा रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन डंबल वाले में कभी कभी ये पूछ लेता है वर्टन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप सोच रहे बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, और हम्म उसमें कह दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क निकालना है, और तुमने जो है हम्म अपने से वर्क निकाल लिया, वो तुम्हारा वाला वर्क पॉजिटिव आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला निगेटिव आएगा, ये सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। हम्म। ओके, मतलब बस इतना ध्यान रखो कि जिस फोर्स के बारे में कह रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन लो और डिस्प्लेसमेंट लो। अगर हम मान लो कोई बॉडी ऊपर जा रही तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया। अब अगर हाँ बटन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नो डाउट नीचे क्यों लग रहा होगा, तो हाँ। जाहिर सी बात है वो तो निगेटिव वर्क हमेशा आएगा। नीचे ही और लगता अगर बटन बाई पर्सन पूछ रहा है जो इसे ऊपर ले जा रहा है तो पर्सन जाहिर सी बात है ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। है। बस ये समझ लो कि कौन सा फोर्स का निकालना है, उस फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को मैच करके बता दो कि वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक ठीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी, है ना। एनर्जी पोजेस्ड पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी। जब भी कोई मूविंग बॉडी होगी तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब ये काइनेटिक एनर्जी लीनियर हो सकती है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसे हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसे हम कहेंगे उसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसे हम कहेंगे उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। वाइब्रेशन के केस में वाइब्रेशनल, रोटेशन के केस में रोटेशनल, और कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अभी हम जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ लीनियर पढ़ रहे हैं, रोटेशनल वाली हम रोटेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो मान लेते हैं कोई बॉडी जिसका मास m है और v स्पीड से या v वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें v क्या है, तो v हमारा स्पीड है, क्या है, स्पीड है। लीनियर। इसमें कभी भी वेलोसिटी गलती से भी ना बोल देना, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना, तो जब किसी हाँ क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाता है तो वो स्केलर हो जाती है, वेक्टर नहीं। और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ क्योंकि अगर आपने v को वेलोसिटी कह दिया तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v चेंज होता रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी चाहिए। लेकिन अगर v स्पीड है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v जो कि स्पीड है कांस्टेंट रहती है, और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो कि होती ही है, ठीक है। तो v हमारा क्या है, स्पीड है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसका हम डेरिवेशन करना चाहें तो बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं कोई बॉडी जिसका मास m है और वो v स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसको रोकने के लिए हमने इस पे एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि ये रुक जाए। और ये रुकी, मान लेते हैं s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक गई, ठीक है, स्टॉप हो गई। तो जब ये फोर्स हमने कांस्टेंट लगाया था, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया इस बॉडी को रोकने के लिए, तब ये यहाँ पे रुक गई। अब हम जानते हैं कि बार बार हम यही बोल रहे हैं कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब तक कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी तो इसकी एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा था, तो ये वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन जब हमने फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड कम हो गई, यानी कि इसकी एनर्जी में चेंज आया। एनर्जी में चेंज आया यानी वर्क किया, तो वर्क और एनर्जी बराबर ही होने चाहिए। यानी जितनी इसमें एनर्जी थी उन सबको हमने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तभी तो ये बॉडी रुक गई, ठीक है। तो यानी वर्क और काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होने चाहिए, सेम। अब वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डी एस का इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहें तो क्योंकि हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया था तो इंटीग्रल ना यूज करके डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है,
एफ एस को लिख सकते हैं, एम ए एस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v यहाँ पे जीरो है और u एक्चुअल में v है, ठीक है ना। इसे चाहो तो ऐसे कह सकते हो कैपिटल वी स्क्वायर, ये कैपिटल यू, तो कैपिटल वी यहाँ पे जीरो है और स्मॉल कैपिटल यू जो है वो स्मॉल वी है, प्लस 2as। यहाँ से as की वैल्यू क्या आ जाएगी, -v²/2 आ जाएगी, यहाँ रख दो। तो वर्क और काइनेटिक, मतलब पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए फिर वर्क लिखना चाहिए। k क्या आ जाएगा, -m, as की जगह -v²/2, माइनस प्लस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आ जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला रहता है। बाकी इसका रिलेशन हम देख सकते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ क्या है, ठीक है। तो हाँ सब पता है यार, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम रिलेशन पूछें, रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है k इक्वल टू, हम जानते हैं हाफ mv² होता है, ठीक है ना। तो k इक्वल टू, अगर हम m²v²/2m, यानी m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जिससे m²v² हो गया। अब हम जानते हैं m इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम p होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p²/2m। तो एक फॉर्मूला ये रहेगा, या इसी को चेंज करके 2m के एक साथ ले लो तो p इक्वल टू √2m बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो आसान सी चीज है। ओके, तो अगली चीज है पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल एनर्जी अगेन फिर से बता देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये सब टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ते क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो वर्क उस कंजर्वेटिव फोर्स के होने की वजह से, जब हमने वर्क किया तो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जिस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया उसमें निगेटिव वर्क होगा, और निगेटिव वर्क जिसमें होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, अभी पीछे एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। तो यानी कि वहां पे जिसकी एनर्जी बढ़ेगी वही एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इसी को लोग स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, एनर्जी ड्यू टू स्टेट कहते हैं, कि किसी स्टेट की वजह से जो एनर्जी है या किसी कन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी है ना एनर्जी। इसे आप कह सकते हैं शॉर्ट में कि एनर्जी ड्यू टू स्टेट, किसी स्टेट अवस्था है ना की वजह से जो एनर्जी है, या एनर्जी ड्यू, या तो हम कह सकते हैं स्टेट की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन में जो एनर्जी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 चार्जेस ऐसे 3 चार्जेस रखे हैं, तो इसमें कुछ एनर्जी है, अगर इसके कन्फिग्रेशन को चेंज कर दे, ऐसे कर दे, ठीक है, तो इसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है इसका मतलब है कि इसमें कुछ एनर्जी थी और इसमें कुछ और एनर्जी है, तभी तो हमें वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन में जो एनर्जी है, या किसी बॉडी को नीचे थी वो ऊपर ले आए h हाइट पे, कुछ वर्क करना पड़ा, यानी स्टेट में चेंज किया मैंने, ठीक है। तो एनर्जी ड्यू टू स्टेट या एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम वर्क से ही इसको रिलेट कर रहे हैं, अभी हमने एग्जांपल दिया कि जब हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, इसलिए ये जो वर्क होगा वो होगा F.dr का नेगेटिव इंटीग्रल, क्या होगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ F.dr, ये वर्टन हो गया, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि पहले भी हम 1-2 बार कई बार बता चुके हैं कि पोटेंशियल वर्ड एक हाइपोथेटिकल वर्ड है, यहाँ पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये मैथमेटिशियंस ने कहो या फिजिसिस्ट ने कहो इसलिए बनाया है क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो F इक्वल टू -du/dr आ जाएगा, बोलो इसको अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, -du/dr। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म में
जो एफ वेक्टर होता है वो एक्चुअल में निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये जो ग्रेडियंट है जिसको हम कहते हैं डेल इक्वल टू आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वेक्टर ही आएगा। तो अगर हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें ये ऑपरेशन लगा के फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, खास तौर से जब सिस्टम ऑफ चार्जेस हो या सिस्टम ऑफ बॉडी हो, मतलब जहां पे ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब मान लो 5 फोर्स चार्जेस हैं, अब 5 चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, किसी का इधर लग रहा है, किसी का उधर लग रहा है, किसी का किधर लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमने अगर उसकी एनर्जी निकाली तो वो आसान है एनर्जी निकालना। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हमको डायरेक्शन नहीं देखनी है, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटर की मदद से उसका फोर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी को एज अ मीडियम यूज किया गया फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। रियल क्वांटिटी हमारी फोर्स है और एनर्जी रियल क्वांटिटी नहीं है, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रियल क्वांटिटी नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसको हमने ही डिफाइन किया है, ठीक है, इसलिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो लिमिट्स लगाते हैं इंटीग्रल में वो भी हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोअर लिमिट हमारी कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, और अपर लिमिट हमारा वो पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी कैलकुलेटेड, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जब भी हम ये वर्क निकालेंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो जो लोअर एनर्जी होगा वो एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट का मतलब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी या तो हमें नोन हो या एज्यूम्ड हो, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी या तो एज्यूम कर ले इतनी होनी चाहिए या हम जानते हो कि इतनी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 निकालेंगे, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं U इक्वल टू एम जी एच, याद है, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं -G(m)m/r, बोलो याद है। अब दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी है, अब दोनों में इतना चेंज कैसे हो गया? एक तो ये कह रहा है, देखो ये कब है, जब हम थोड़ा मिटा देते हैं जगह फिर बताते हैं, एक मिनट। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, अब ग्राउंड में हम कोई बॉडी को यहाँ से, मान लो कोई बॉडी पहले यहाँ ग्राउंड पे थी, अब उसको हम h हाइट ऊपर ले आए, ठीक है, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आती है वो mgh आती है, ठीक। और मान लेते हैं यहाँ पे एक मास है कैपिटल M और कोई दूसरा मास है स्मॉल m, और वो दोनों r डिस्टेंस दूरी पर रखे हैं, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आती है -G(m)m/r, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से सोचो, ये मान लो स्मॉल m मास था, ये जो ग्राउंड है ये भी तो अर्थ है बड़ा सा, है कि नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से सोचे तो जब ये मास अर्थ से दूर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब दूर जा रहा है, तो h हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे h बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। लेकिन इस केस में m जैसे जैसे दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। बोलो अमन, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ेगी? इस केस में बढ़ेगी नहीं, ऊपर जाने में। हाँ, इस फॉर्मूले से अच्छा, बढ़नी चाहिए कि नहीं? समझ गया। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? 2 पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले हैं। क्यों 2 पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले? सब बात है इस रेफरेंस पॉइंट की, ठीक है ना, जिसको हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लिया है। जब हम ये फॉर्मूला निकालते हैं तो हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हाँ। इसमें हम क्या करते हैं, U यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड 0 मानते हैं। तो जब आप ये रेफरेंस पॉइंट लेके निकालोगे तो mgh फॉर्मूला आएगा, और इसमें क्या करते हैं, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। तो जब हम इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के करते हैं तो ये फॉर्मूला एक आता है, ठीक है। तो अब कोई कह दे कि नहीं ये सही है ये गलत है, दोनों ही सही है अपनी जगह। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमने खुद निकाला है अपनी सहूलियत के लिए,
जब हम हम्म ज्यादा लार्ज डिस्टेंस के मोशन नहीं ले रहे होते, जैसे हमने नीचे से बॉल फेंकी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है, उस केस में हमें ये फॉर्मूला इजी रहता है, ठीक है। तो हम ये वाली पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं, और प्लानिटरी मोशन में हम ये वाली एनर्जी यूज करते हैं। क्लियर है? हम्म वैसे ही जब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और फॉर्मूला यही रहेगा, बस वहां पे क्या हम्म। होगा, एफ फोर्स की जगह कोलंबियन फोर्स आ जाएगा। कोलंबियन फोर्स आ जाएगा। तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट जो हम तो लेंगे, वो ज्यादातर रेफरेंस पॉइंट हम वही लेते हैं जहां पे या तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता हो, या हमने पोटेंशियल एनर्जी को एज्यूम किया हो, ठीक है। जैसे इस केस में हमने ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को एज्यूम किया कि जीरो है। इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि इंफिनिटी पे फोर्स जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, ठीक है। हम्म लेकिन अब जैसे जब हम आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, हम्म मान लेते हैं एक वायर है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उस पर चार्ज है, हम्म तो जो चीज खुद इन्फिनिटी तक जा रही है उससे हम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जा ही नहीं सकते। हम्म तो वहां पे हम जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना, तो हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो हो नहीं सकता, इन्फिनिटी पे हम जा नहीं सकते। हम्म बात समझ गई? वहां पे हम रेफरेंस पॉइंट कुछ और लेंगे, ठीक है। तो सब खेल रेफरेंस पॉइंट का है, जैसे तुम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करोगे वैसे ही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी लिया जाता है। जब हम ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे उसमें हम यही मान के चलेंगे। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी यही है। देखो क्या है डेफिनेशन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी फ्रॉम टू, इन्फिनिटी टू है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में यही तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, फ्रॉम इंफिनिटी टू वर्क डन निकाल रहे हैं, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी ले लिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, है ना। तो जो भी पोटेंशियल हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें ज्यादातर इंफिनिटी ले रहे हैं, लेकिन अभी हम कहते हैं कि मान लो हमारा जो मास है वो इतना बड़ा है कि वो खुद इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब मान लो ये मास हमारा इतना बड़ा है कि खुद ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तब आप ये डेफिनेशन कैसे लगाओगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी, है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक मतलब हाइपोथेटिकल हाँ हाइपोथेटिकल जो है जिससे हमें फोर्स निकालने में और उसमें हेल्प मिलती है, बहुत सारी चीजों को समझने में हेल्प मिलती है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने डिफाइन किया है, इसमें रेफरेंस पॉइंट हम अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है कि ज्यादातर मतलब ऐसा 11 12 में ज्यादा होता है, 9 10 में पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज कर लिया, मतलब सबसे पहले बच्चे के मुंह से एमजीएच ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। मेन वैसे जो है ना अमन, हाँ लैग्रांजियन होता है सिस्टम का, है ना। हाँ वो तो खैर लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वो तो खैर उसमें ही पोटेंशियल आ जाता है, तो ये हाइपोथेटिकल ना बोलो, ये कहाँ हाइपोथेटिकल तुमने कहाँ पढ़ लिया ये? नहीं, हमारे हिसाब से ये हाइपोथेटिकल ही होता है, ये हमने अपने ही सर से बात सीखी है अच्छा, नहीं हाइपोथेटिकल मेरे के जानने में तो ऐसा कुछ नहीं, अपने सर जो है ना एमएमवी सर, वही ये बात बताते थे, ठीक है। तो उनसे ही ये वो मैंने ये बस नहीं बोलते थे, नहीं हाइपोथेटिकल कहाँ बोलते थे? नहीं, जब वो पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं इसको अरे क्या बोलते हैं वो, एक कौन सा उन्होंने ये टॉपिक, कभी नहीं बोला जो तुमने बोला। नहीं यही बोला है, गेज ट्रांसफॉर्मेशन, आप पढ़ के देखिएगा। हाँ, और तभी मैं बोला लैग्रांजियन, तभी मैंने बोला ना। अच्छा ठीक है, हम आपको जो है डेविड जे ग्रिफिथ से वो भेजेंगे रेफरेंस, उसको पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है, उसमें साफ कहा गया है, डेविड जे ग्रिफिथ में तो यही कहा गया है, क्योंकि जो है जो पोटेंशियल है वो हम क्योंकि अपनी सहूलियत के हिसाब से निकालते हैं, इसलिए हम हाँ, उसको रेफरेंस आप चूज कर सकते हो। हाँ तो चूज रेफरेंस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। ओके, हम इसका रेफरेंस आपको डेविड जे ग्रिफिथ से भेजेंगे, नहीं ठीक है? देखा है, पढ़ाते बीएससी में तो उसी से पढ़ाना होता है, डेविड ग्रिफिथ से ही पढ़ाते हैं। ओके सर, ठीक है। तो हाँ हम ये कह रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब जैसे मान लो हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मान लेते हैं चार्ज का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ये आया, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो ज्यादातर लोगों के मुंह से एमजीएच आ जाता है। ऐसा नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हर सिस्टम की अलग अलग होगी, जैसा फोर्स वैसी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जैसे जब ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये या ये इन दोनों में से कोई एक रहेगी, लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच नहीं यूज करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है 1/4πε0 Q/r वही यूज करेंगे, ठीक है। या जब हम स्प्रिंग वाला सिस्टम पढ़े होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर यूज करेंगे। तो पोटेंशियल जैसे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर फिक्स है, हर जगह यही लगेगा,
लेकिन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का अकॉर्डिंग टू द फोर्स जहां पे जो फॉर्मूला है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखेंगे, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कर्व से मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कर्व का कुछ कह रहे हो क्या कोई? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व का मतलब यहाँ पे हम कोई स्पेशल पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले रहे कि ग्रेविटेशन ले रहे हैं। मान लो कोई भी एक पोटेंशियल एनर्जी है, इस डायरेक्शन में हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं पीई यानी यू, और इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कर्व मान लो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब हम इस कर्व से ये देखना चाह रहे हैं कि ए से बी में, बी से सी में, ठीक है, फोर्स का नेचर कैसा है, ठीक है। तो ए से बी में फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है ये बताना है। बी से सी में फोर्स से B में? अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है ये बताना है। अच्छा, ए से बी में अगर बढ़ रहा है तो मतलब अनस्टेबल वाली कंडीशन आ रही है। हाँ, तो फोर्स अट्रैक्टिव है या नेगेटिव है, बस ये बताओ। फोर्स अट्रैक्टिव है या अट्रैक्टिव। रिपल्सिव है, सोच के बताओ। तो देखो फोर्स का नेचर हमें पता करना है, ठीक है। सीधी सी बात है, फोर्स अभी हमने बताया F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। अच्छा डी यू बाई डी एक्स क्या क्या है बताओ? क्या ये नेगेटिव टाइम स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ नहीं है? डी यू बाई डी एक्स क्या बताता है हमें? स्लोप ही तो बताता है। अब ए से बी के दौरान स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलो। ए से बी Positive. तक कोई भी जगह जाओ, स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव। इस यहाँ पे किसी भी लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट पे लाइन खींचे तो इसका स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो अगर स्लोप पॉजिटिव आएगा, ये सब पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव है, तो यानी कि फोर्स ए टू बी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्टिव अच्छा। फोर्स को, है ना। यानी ए से बी अट्रैक्शन हो रहा है। अब बी से सी तुम खुद ही सोच लो, बी से सी में अगर कोई इधर से। टेंजेंट बनाओगे तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होगा तो फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि यहाँ पे रिपल्सिव है। बी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? 0। सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? 0। इन दोनों पॉइंट पे फोर्स क्या होंगे? 0। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसा ग्राफ दे देता है और पूछ लेता है ए से बी पे या बी से सी पे फोर्स का नेचर क्या है, तो आपको इसी तरीके से देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर हमको ये चेक करना है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि नेट फोर्स 0 है या नहीं। अगर नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल जो होता है वो मिनिमम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो जो इक्विलिब्रियम होगा उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, और इसमें क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें फोर्स ही 0 रहेगा, ठीक है। एफ नेट 0 नहीं, फोर्स ही, या मतलब फोर्स तो खैर तीनों ही में 0 होना चाहिए। न्यूट्रल में क्या रहेगा? न्यूट्रल में हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी कांस्टेंट। हाँ, ना। कांस्टेंट। ये ज्यादा सही, या ये ज्यादा अच्छा है appropriate word। तो जैसे एक बाउल है, बाउल में कोई बॉल पड़ी हुई है, तो ये लोवेस्ट पॉइंट पे है ना, है ना। ऐसे अगर ग्राउंड को हम रेफरेंस मान के चले तो ये लोवेस्ट पॉइंट पे है, तो इसकी एनर्जी मिनिमम है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, भाई इसके रिस्पेक्ट में तो मैक्सिमम ही है। और मान लेते हैं एक टेबल है, तो उसमें किसी भी पॉइंट पे बॉल रखें, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इसलिए इक्विलिब्रियम न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें तो इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाएगा, या ये कह दो कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। जैसे बॉल यहाँ पे है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, ठीक है, तो ये इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी, ठीक है।
तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। जबकि इस केस में इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो ये इस पॉइंट पे तो वापस नहीं आ सकती, चाहे हम्म, मतलब कहीं भी जाए। ठीक है, इस केस में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल ही है, मतलब चाहे यहाँ रखो या रखो, डिस्टर्ब करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर डिस्टर्ब करके यहाँ आ गया तो ना ये वापस यहाँ जाएगा ना इससे दूर जाएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के टाइप दिमाग में रखना है। अगर हमसे कभी कहे कैसा क्वेश्चन हो सकता है इक्विलिब्रियम का, मान लो हम जानते हैं कि फोर्स के डिफरेंशिएशन से ही पोटेंशियल एनर्जी आती है ना? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से फोर्स आता है, यू बाई डी एक्स। यू बाई डी एक्स से क्या आता है? फोर्स आता है। ठीक है, आता है ना? तो अगर हमको ये चेक करना हो, मान लो कोई पोटेंशियल दिया हो और हमसे कहे कि वो पोजीशन बताओ जहां पे इक्विलिब्रियम है, और उस केस में मान लो हमने कह दिया पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पोजीशन दे दिया, यू दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और हमने आपसे पूछा कि वो पोजीशन बताना है जहां पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स को जीरो लेके, है ना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन लगाएंगे भाई, डी यू बाई डी एक्स को जीरो लेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे या किन किन पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम है। फिर मैक्सिमम मिनिमम चेक करना होगा, डबल डिफरेंशिएशन लगा के चेक करेंगे कि किस पे जो है मतलब मिनिमम आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, किस पे मैक्सिमम आ रहा है, ऐसे करके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ओके। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, एक मिनट इसको मिटा दे फिर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हम नेक्स्ट टर्न पे आगे बताएंगे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल है उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, क्योंकि एक्चुअल में हो ये रहा है कि फोर्स जो होता है ना वो हम्म, माइनस डी बाई डी एक्स है। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन में यहाँ निगेटिव साइन एक और अपेयर हो रहा है, और हमने मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर मतलब जो है फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, और अगर निगेटिव होता है तो मैक्सिमा, लेकिन इस माइनस की वजह से वो उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंडीशंस पढ़ेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक।